हेलो बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जेएआईबी सीआईबी प्रेप पर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं जेएआईबी रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट समरी क्लासेस के लिए। मॉड्यूल ए अपना कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मॉड्यूल बी। हमारा जो पेपर 4 है रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट मॉड्यूल बी, और मॉड्यूल बी की पहली यूनिट यानी यूनिट नंबर 5 हम पढ़ेंगे कस्टमर रिक्वायरमेंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मॉड्यूल बी है दोस्तों, थोड़ा सा ब्रीफ एक बार देख लेते हैं। मॉड्यूल बी है, उसका नाम है रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, और यहाँ पे हमें टोटल 12 यूनिट्स को कवर करना है। कितनी यूनिट्स को? 12 यूनिट्स को हमें कवर करना है, जिसमें आज हम लोग यूनिट नंबर 5 कस्टमर रिक्वायरमेंट को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और धीरे धीरे सिक्योरिटाइजेशन तक पहुंचेंगे। तो आज की जो यूनिट है यूनिट नंबर 5 कस्टमर रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे हमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको देखना है, एक तो मैस्लो हायरार्की हमें देखना है और कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, और कस्टमर रिक्वायरमेंट के साथ हमें देखना है सर्विस क्वालिटी। फिर हम लोग सम अप को देखेंगे और हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस यूनिट के, उनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रिटेल बैंकिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं वो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। हाउ मेनी? 3 कैटेगरीज। जो पहला मतलब जो रिटेल प्रोडक्ट्स में जो पहला टाइप है या पहला क्लासिफिकेशन है, उसका नाम है रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले लाइबिलिटी प्रोडक्ट होते हैं, फिर एसेट्स प्रोडक्ट होते हैं, फिर अदर प्रोडक्ट्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो हमारे लाइबिलिटी प्रोडक्ट होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। जो हमारे लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हमारे डिपॉजिट अकाउंट्स। क्या होते हैं दोस्तों? डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, जिनमें करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आ जाता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आ जाता है। ये डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है और ये टर्म या टाइम डिपॉजिट अकाउंट है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारा जो सेकंड है वो है क्या? एसेट्स प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट? एसेट्स प्रोडक्ट। अगर हम एसेट्स प्रोडक्ट की बात करें तो एसेट्स प्रोडक्ट्स में हमारे क्या आ जाते हैं? लोन अकाउंट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं दोस्तों? लोन अकाउंट्स आ जाते हैं। और जब हम लोन अकाउंट्स की बात करते हैं, लोन अकाउंट्स में जो इंडिविजुअल को लोन दिए जाते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो दोस्तों, चाहे वो एजुकेशन लोन हो। कौन सा लोन? एजुकेशन लोन हो। और चाहे वो हमारा होम लोन हो, होम लोन, या ऑटो लोन हो, ऑटो लोन या व्हीकल लोन हम कहते हैं, एक्सेट्रा। ये सब हमारे एसेट्स प्रोडक्ट कहलाते हैं। और वहीं जब हम अदर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, अदर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो अदर प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाता है दोस्तों? अदर प्रोडक्ट्स में आ जाता है सबसे पहले क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जो सर्विसेज हैं वो हमारी अदर प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं। साथ ही साथ अगर आपने देखा हो तो जो हमारे रेमिटेंस सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है बैंक, रेमिटेंस सर्विसेज वो भी आ जाती हैं। और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को अगर हम डिस्कस करते हैं, चाहे इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, एक्सेट्रा, ये सब हमारे अदर प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक चीज है जिसको हमें हमेशा याद रखना है कि रिटेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड होते हैं। पहला लाइबिलिटी प्रोडक्ट, दूसरा एसेट्स प्रोडक्ट, तीसरा अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है दोस्तों, नाउ सबसे पहले लाइबिलिटी प्रोडक्ट वी ऑलरेडी डिस्कस। लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स में हमारे डिपॉजिट अकाउंट आ जाते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, या टर्म डिपॉजिट अकाउंट हो। वहीं पे रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट, क्रेडिट को ही हम एसेट्स प्रोडक्ट भी कहते हैं या लोन प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लोन प्रोडक्ट्स। क्रेडिट प्रोडक्ट्स आर लोन। साफ साफ लिखा है रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट्स आर लोन अकाउंट्स। ठीक है, सच एस पर्सनल लोन, ऑटो लोन, या होम लोन की हम बात करें, एजुकेशन लोन की बात करें, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, क्रेडिट कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड के तौर पर जो पैसा दिया गया जो प्राप्त करेगा बैंक, दैट इज नोन एज क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। जैसे आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपकी है 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपए है। अब इसमें से आपने 25,000 रुपीज की शॉपिंग कर ली, तो ये जो 25 रुपीज अब किसको? आपने अभी तो शॉपिंग कर ली, बाद में पे करना पड़ेगा ना बैंक को। दीज 25,000 known as receivables, credit card receivables and other retail loans। ये सभी जो अभी हमने डिस्कस की, ये सब हमारे रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अदर प्रोडक्ट्स की बात करें तो ब्रॉडली कवर बियॉन्ड प्रोडक्ट फैसिलिटीज टैग टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सच एस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड।
एटीएम कार्ड, टेलीफोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स लाइक लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, रिटेल सेल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड एक्सेट्रा, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। सो इनके अलावा याद रखिएगा, इनके अलावा जो भी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है वो सभी उनकी क्या होती है, अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में काउंट किए जाते हैं। अब देखो, आप लोग ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, और जब आपने रिटेल बैंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, रिटेल बैंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, बैंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी आपने, ठीक। तो वहां पे सबसे पहले आपने पढ़ा था मल्टीपल प्रोडक्ट्स, क्या पढ़ा था, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बारे में ऑलरेडी देख लिया है ना, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स ही हैं, चाहे लाइबिलिटी प्रोडक्ट हो, चाहे एसेट्स प्रोडक्ट हो, या अदर प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। फिर आपने पढ़ा था मल्टीपल कस्टमर ग्रुप, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप, कस्टमर ग्रुप, कस्टमर ग्रुप्स होते हैं ना, सो उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपने पढ़ा था मल्टीपल डिलीवरी चैनल, क्या पढ़ा था दोस्तों, मल्टीपल डिलीवरी चैनल, डिलीवरी चैनल, डिलीवरी चैनल्स, है ना, ये आपने पढ़ा था, ठीक। अब देखिए, तो हम लोगों ने सबसे पहले ऑलरेडी मल्टीपल प्रोडक्ट्स पढ़ चुके हैं। अब हमारे टारगेट जो कस्टमर्स होते हैं, जिसे हम मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स कहते हैं, उसमें इंडिविजुअल कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ज्वाइंट बोरोवर्स को करते हैं, एम्प्लॉय ऑफ प्रिपरेटरी और पार्टनरशिप फर्म्स के एम्प्लॉयज को, या कंपनी के एम्प्लॉयज को, एनआरआईज को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज ट्रस्ट और एसोसिएशन, ये हमारे रिटेल बैंकिंग में टारगेटेड कस्टमर होते हैं, इसीलिए मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स। फिर क्या होता है कि अगर कोई भी कस्टमर बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई करता है, तो व्हाट इज द अप्रूवल प्रोसेस फॉर रिटेल लोन, रिटेल लोन के लिए क्या क्या अप्रूवल प्रोसेस होते हैं। सो प्राइमरी स्टेप इज द वेरिफिकेशन ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑफ लोन एप्लीकेंट, जिस व्यक्ति ने भी लोन के लिए अप्लाई किया है, सपोज मिस्टर राम किसके पास गए, बैंक के पास, किसके पास गए दोस्तों, बैंक के पास, और इन्होंने लोन के लिए एप्लीकेशन दी है, लोन के लिए क्या दिया है, अप्लाई किया है। तो मिस्टर राम का सबसे पहला काम, जो प्राइमरी वर्क होगा बैंक का लोन प्रोसेस में, सबसे पहले प्राइमरी वर्क होगा वो केवाईसी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, क्या होगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बैंक को जरूरी, मतलब बैंक की जरूरत है ये, कि वो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस ऑफ एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी, जो कि एज पर आरबीआई नॉर्म्स उनको फॉलो करे। सो सबसे पहले प्राइमरी, चाहे आप डिपॉजिट अकाउंट खोलो, चाहे आप लोन अकाउंट, आपको केवाईसी वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट थिंग। सेकंड, एक बार अगर आपका केवाईसी वेरीफाइड हो जाता है, तो लेंडर यानी बैंक प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप टू प्रोसेस द लोन फर्दर। अब सेकंड थिंग क्या होगी, मिस्टर राम का क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा, क्या दिया जाएगा, क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा सेकंड स्टेप में। क्योंकि क्रेडिट स्कोर से बैंक को ये पता चलेगा कि इनकी क्रेडिट वर्दीनेस, राम कैसे क्रेडिट वर्दीनेस है या नहीं है ना। सो क्रेडिट स्कोरिंग को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले दो बेसिक स्टेप जो होते हैं, अगर कोई भी एप्लीकेंट लोन के लिए अप्लाई करता है, तो व्हाट इज द अप्रूवल प्रोसेस फॉर रिटेल लोन। सो जो अप्रूवल प्रोसेस होता है, वो होता है सबसे पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन ऑफ लोन एप्लीकेंट, बैंक नीड टू रेफर टू द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस ऑफ एएमएल केवाईसी एज पर आरबीआई नॉर्म्स। और फिर एक बार आपका अगर केवाईसी वेरीफाइड हो जाता है, देन आपको स्कोरिंग मॉडल के तहत आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा। अब आ जाता है ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यू डिलीजेंस, है ना। सो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये पीपीबी में भी पूछा जाता है, पीपीबी में भी पूछा जाता है, पीपीबी में ये सीडीडी के नाम से पूछा जाता है, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। और अगर आप देखोगे तो आरबीडब्ल्यूएम में भी क्वेश्चन आता है ड्यू डिलीजेंस से, है ना दोस्तों। सो सेम थिंग ही है। ड्यू डिलीजेंस क्या होता है, ड्यू डिलीजेंस इज द प्रोसेस और एफर्ट टू कलेक्ट and analyze information before making a decision or conducting a transaction, so a party is not held legally liable for any loss or damage। तो ड्यू डिलीजेंस का मतलब होता है वो प्रोसेस या वो एफर्ट जिसके तहत कलेक्ट की जाती है इंफॉर्मेशन या एनालाइज की जाती है इंफॉर्मेशन कोई भी डिसीजन लेने के पहले, ठीक है दोस्तों, जिससे कि जो पार्टी है वो लीगली लाइबल ना हो अगर कोई लॉस होता है तो। सबसे पहले जब भी ड्यू डिलीजेंस को अगर मोटे तौर पे देखें, तो कस्टमर के बारे में, किसके बारे में दोस्तों, जो हमारा कस्टमर होता है, कस्टमर के बारे में जो कंप्लीट जानकारी हम कलेक्ट करते हैं, उसे हम ड्यू डिलीजेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, कस्टमर की, जो कस्टमर की हम
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन है ना, अलग अलग पहलुओं पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसे हम ड्यू डिलीजेंस कहते हैं। सबसे पहले ड्यू डिलीजेंस में क्या किया जाता है, वेरिफिकेशन ऑफ केवाईसी किया जाता है। क्या किया जाता है, नो योर कस्टमर। तो जब आपने लोन एप्लीकेशन को अप्लाई किया, उसके साथ आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, relevant document which with proper cross verification of information in various document as well as पर्सनल विजिट और इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ये होता है नो योर कस्टमर, केवाईसी। ठीक है दोस्तों। नाउ फिर सेकंड पॉइंट होता है वेरिफिकेशन ऑफ पैन कार्ड। पैन कार्ड क्यों किया जाता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, आपकी आय की जानकारी उपलब्ध कराता है और इसके थ्रू आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से आय का ब्यौरा ले सकते हैं। सी वेरिफिकेशन ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट्स, अब आप जो बैंक को अपनी आय के डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हो या आपकी सैलरी स्लिप हो या आपका बैंक स्टेटमेंट हो, ये बैंक मांगता है ड्यू डिलीजेंस में। डी क्रेडिट रिपोर्ट वेरिफिकेशन, किसी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के द्वारा आपका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और सबसे ज्यादा आपने जो वर्ड सुना होगा वो सिविल स्कोर सुना होगा। क्या होगा, सिविल स्कोर चेक किया जाता है। इसका मतलब है कि जो सिविल कंपनी है वो एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। टोटल 4 रजिस्टर्ड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, उनमें से एक सिविल है। सो सिविल आपको 300 से 900 के बीच में क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करता है। आपका क्रेडिट स्कोर अगर 900 की तरफ जा रहा तो ये बेस्ट है और आपका लोन अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आपका क्रेडिट स्कोर 300 की तरफ जा रहा तो ये पुअर है और यहाँ पर आपके लोन एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथे के बाद पांचवा होता है हाउस विजिट, है ना, आपके रेजिडेंशियल एड्रेस को चेक करने के लिए हाउस विजिट किया जाता है। फिर होता है टेलीफोनिक वेरिफिकेशन, है ना, आपका ऑफिस बिजनेस फोन नंबर या जो भी नंबर है उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आपने देखो लोन के रिगार्डिंग आपने ये समझ लिया कि कौन कौन से प्रोडक्ट बैंक ऑफर करता है, कैसे कस्टमर टारगेट होते हैं। अब जब कोई बैंक लोन ऑफर करता है तो अप्रूवल प्रोसेस क्या है, तो उसमें आपने सबसे पहले पढ़ा केवाईसी, नो योर कस्टमर, सेकंड आपका स्कोरिंग मॉडल, फिर आपने देखा ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस का मतलब होता है कस्टमर की जो भी इंफॉर्मेशन है या मतलब उनको कलेक्ट करना और उस पर वेरिफिकेशन करना। इसमें आपका केवाईसी भी आ जाता है, इसमें आपका पैन कार्ड भी आ जाता है, आपकी इनकम भी आ जाती है, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस भी आ जाता है। सो वेरियस थिंग्स हैं जिनको कलेक्ट किया जाता है। अब इसके बाद होता है क्वांटम ऑफ लोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम ऑफ लोन, यानी अगर आप रिटेल लोन लेने जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं, रिटेल लोन अगर आप लेने जा रहे हैं, तो जो भी लोन आप ले रहे हैं, चाहे आप होम लोन ले रहे हैं तो आपको होम लोन कितना मिल पाएगा, है ना, आपकी जो भी आपकी क्राइटेरिया के आधार पे आपको पर्सनल लोन कितना मिल पाएगा, है ना, आपको एजुकेशन लोन कितना मिल पाएगा या आपको ऑटो लोन कितना मिल पाएगा, इसको हम लोग कहते हैं क्वांटम ऑफ लोन, यानी कितने तक का लोन एक इंडिविजुअल को अप्रूवल होगा उसकी क्षमताओं के अनुसार। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पर्सनल लोन। अगर हम पर्सनल लोन की बात करें तो 12 टाइम्स ऑफ योर मंथली इनकम, आपकी जो मंथली इनकम होगी उसका 12 टाइम्स तक आपको पर्सनल लोन के तौर पर बैंक आपको ऑफर कर सकता है, अगर प्रीवियस ड्यू डिलीजेंस और जो स्कोरिंग मॉडल और केवाईसी अगर वो कंप्लीट है तो उसके बाद पर्सनल लोन में आपकी मंथली इनकम का 12%। सपोज मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आपकी जो मंथली इनकम है वो 20,000 है, 20,000 इज योर मंथली इनकम। तो आपको इसका 12 गुना यानी 12 टाइम, 12 दूनी 24 और 10,123, सो 2,40,000, यानी अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपीज मंथली है तो आपको 2,40,000 रुपए तक का पर्सनल लोन दिया जा सकता है। ऑटो लोन की अगर हम बात करें 4 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम, सिर्फ एक ऑटो लोन ऐसा लोन होता है जिसे आपकी एनुअल इनकम के आधार पे प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपए है तो आपकी एनुअल इनकम कितनी हो गई, 2,40,000 रुपए, और 2,40,000 रुपए का 4 गुना आपको जो भी आएगा
आपको 9,60,000 रुपए तक का ऑटो लोन दिया जा सकता है, ऑटो लोन दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हाउसिंग लोन की बात करें 48 to 60 टाइम्स ऑफ योर मंथली इनकम, आपकी जो भी मासिक आय होगी उसका 48 से 60 गुना तक आपको हाउसिंग लोन के तौर पर दिया जा सकता है। और साथ ही साथ आपकी मैकमिलन की किताब में ये भी लिखा है, मल्टीपल्स कुड वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, ये वेरी भी कर जाते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो वेरी भी कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मार्जिन क्या होता है। मार्जिन का मतलब होता है, देखिए दो चीज, जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो किसी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट की क्या है कॉस्ट है, अगर हम कॉस्ट की बात करें, मान लीजिए 100 रुपए प्रोडक्ट की कॉस्ट है, तो इसमें आपका जो आपको बैंक फाइनेंस कर देगा पैसा, जो पैसा फाइनेंस हो जाएगा उसे तो एलटीवी कहा जाता है। जो पैसा आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, उसे मार्जिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्जिन कहा जाता है। सो यही पूछा है, मार्जिन ऑफ लोन्स वेरी फ्रॉम 15 to 30%। रिटेल लोन में 15 से 30% तक का मार्जिन ऑफ लोन आपको मिलता है। रीपेमेंट पीरियड, यानी अगर आपने लोन लिया, पर्सनल लोन लिया या आपने होम लोन लिया या आपने ऑटो लोन लिया, तो कितने दिन में आपको अपना लोन वापस करना पड़ेगा, इसे कहा जाता है रीपेमेंट पीरियड। जैसे अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो पर्सनल लोन 3 से 5 साल में आपको वापस करना पड़ेगा। अगर आपने होम लोन लिया है तो 5 से 30 साल में आपको वापस करना पड़ेगा। और ऑटो लोन लिया है तो 3 से 5 साल में आपको वापस करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, बट यहाँ मोटे तौर पे लिखा है। तो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए जो लोन दिया जाता है, ड्यूरेशन के लिए जो लोन दिया जाता है ना, मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए जो लोन दिया जाता है वो कौन सा होता है? होम लोन। कौन सा होता है दोस्तों? होम लोन आपको सबसे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है। मैक्सिमम जो रीपेमेंट पीरियड है, रीपेमेंट पीरियड है ना, रीपेमेंट पीरियड है वो इसका कितना है? 30 ईयर्स। कितना है दोस्तों? 30 ईयर्स है। ठीक है दोस्तों, 30 ईयर्स। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर्स आर द की एट्रीब्यूट ऑफ अ रिटेल बैंक। किसी भी रिटेल बैंक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट है तो वह कस्टमर। डिफरेंट कस्टमर है डिफरेंट नीड, हर एक कस्टमर की अपनी अलग अलग नीड होती है, जिसके तहत वो फाइनेंशियल सर्विस को अवेल करता है। किसके साथ? बैंक के साथ। बैंक डेवलप देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द कस्टमर नीड। तो बैंक जो भी प्रोडक्ट बनाएगा वो कस्टमर नीड के अनुसार बनाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कस्टमर किस आधार पे उस कस्टमर की नीड होगी? कस्टमर की इनकम के आधार पे उसकी नीड होती है। इसके आधार पे आप कस्टमर को अलग अलग सेगमेंटेड कर सकते हैं। तो कस्टमर सेगमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो बेसिक सेगमेंटेशन ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन देयर इनकम, है ना। बेसिक तौर पर जो कस्टमर को आप सेगमेंटेड करते हैं वो किस आधार पे करते हैं? उनकी इनकम के आधार पे। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति की आय 2 से 10 लाख है, 2 लाख से 10 लाख है तो उसे आप मास मार्केट में रखते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आय 10 से 50 लाख है तो उसे मास अफ्लुएंट कैटेगरी में रखते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आय 50 से 400 लाख है तो उसे सुपर अफ्लुएंट कैटेगरी में रखते हैं। और अगर किसी की आय 400 से 4000 लाख है तो उसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कैटेगरी में रखते हैं। देखिए जो इनकम है वो लाख में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। 2 से 10 लाख जिनकी आय है वो मास मार्केट। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आता है। 2 से 10 लाख अगर आय है तो मास मार्केट, 10 से 50 लाख अगर आय है तो मास अफ्लुएंट, 50 से 400 लाख है सुपर अफ्लुएंट, 400 से 4000 है तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, 4000 से 1,20,000 लाख है तो सुपर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, और 1,20,000 लाख से ऊपर है तो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, टोटल 6 कैटेगरी में कस्टमाइज किया गया है, सेगमेंटेड किया गया है कस्टमर को। नाउ फंडामेंटल अजम्पशंस अबाउट द कस्टमर। अगर किसी कस्टमर के बारे में आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करना है तो आप उसको जो प्रोडक्ट ऑफर करेंगे उसके लिए फंडामेंटल अजम्पशंस रिटेल बैंकिंग में यूज किए जाते हैं। सबसे पहला जो अजम्पशन है वो ये है कि एवरी कस्टमर्स आर डिफरेंट, हर एक कस्टमर अलग अलग होता है। और नीड ऑफ द कस्टमर आर डिफरेंट, तो उनकी जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। each customer will have different set of need for financial service. The need requirement of कस्टमर फॉर फाइनेंशियल सर्विस विल बी यूनिक। हर एक कस्टमर की जो जरूरत है वो यूनिक हो सकती है, अद्वितीय हो सकती है।
कस्टमर कैन बी ब्रॉडली ग्रुप टुगेदर बेस्ड ऑन देयर नीड पिरामिड। कस्टमर को अगर आप एक ग्रुप में बांटना चाहें तो उनकी नीड पिरामिड के आधार पे आप उनको ग्रुप्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कस्टमर को आप किस आधार पे ग्रुप्ड करते हैं, तो या तो इनकम के आधार पे या उनकी नीड पिरामिड के आधार पे। नाउ सेकंड, कस्टमर कैन बी ग्रुप टुगेदर बेस्ड ऑन देयर इनकम, एज, ज्योग्राफी, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशन, जेंडर एंड फैमिली साइज। Product and services can be developed for a single or combination of above element to satisfy most of the customer needs. Product and services can be structured on a niche basis within one or any of other above elements. ठीक है। अब कस्टमर रिक्वायरमेंट के लिए एक सदाबहार क्वेश्चन मैं हिंदी में लिख देता हूं, सदाबहार क्वेश्चन है और ये सदाबहार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इस आधार पे कि मैस्लो थ्योरी, किसके आधार पे, मैस्लोस थ्योरी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। सो मैस्लो थ्योरी के आधार पे कितनी जो नीड पिरामिड भी इसी को हम कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, नीड पिरामिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नीड पिरामिड भी कहते हैं। ठीक है, नीड पिरामिड भी कहते हैं। सो यहाँ पे मैस्लो के आधार पे 5 कैटेगरी में बांटा गया, 5 टाइप ऑफ नीड्स बताई गई हैं और इन्हें ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ हमें पढ़ना होता है। ठीक, तो सबसे पहली जो नीड होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड। कौन सी होती है, फिजियोलॉजिकल नीड, यानी बेसिक नीड, जैसे रोटी कपड़ा है ना, ये बेसिक नीड। फिर आता है सेफ्टी नीड, तो जब आप थोड़ा सा पैसा कमाते हैं तो आपको लगता है कि हमारी सुरक्षा, भविष्य के लिए कुछ हमारे पास बचे। फिर तीसरा होता है लव एंड बिलोंगिंगनेस या सोशल नीड, यहाँ पे फिर आप अपने अगल बगल वालों में अपना प्रभुत्व और व्यवहार बनाना शुरू कर देते हैं। फिर होता है स्टीम नीड और फिर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट। सो आपकी जो सेफ्टी नीड और फिजियोलॉजिकल नीड है उन्हें बेसिक नीड कहा जाता है। जो आपकी सोशल नीड, इसी को हम सोशल नीड भी कहते हैं, सोशल सोशल नीड या लव एंड बिलोंगिंगनेस या स्टीम नीड की बात करें तो ये फिजियोलॉजिकल नीड के ऊपर आता है। और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड की अगर हम बात करें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी 5 प्रकार की नीड होती हैं। अब बैंक के प्रोडक्ट से अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें नीड को, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है और आपने ऑलरेडी पढ़ा कि यहाँ पे हम बेसिक नीड को फुलफिल करते हैं। तो बेसिक जो बैंक के प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ ऑफर किए जाते हैं, जैसे कोर सेविंग अकाउंट, पर्सनल एक्सीडेंट कवर या हाउसिंग लोन। ठीक है दोस्तों। सेकंड है सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड, यहाँ पे आप भविष्य के लिए पैसा रखेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, है ना, ये होता है। या लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इंडोमेंट प्लान या हाई मैच्योरिटी अमाउंट, टैक्स प्लानिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, जो भविष्य में आप चाहते हैं कि आपको पैसा मिले। सोशल नीड की बात करें तो आप अगल बगल में आप थोड़ा सा रुतबा देखें, कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, लोन फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट एक्सेट्रा, है ना, रिटेल गोल्ड कॉइन, हेल्थ पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लाइक म्यूचुअल फंड वगैरह, सब सोशल नीड में आते हैं। स्टीम नीड की बात करें, स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सेकंड हाउसिंग लोन, होम इंप्रूवमेंट, होम डिकोर लोन, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पेंशनर्स लोन, रिटायरमेंट सॉल्यूशंस, है ना, सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट। सो ऑल दीज आर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोडक्ट। अब कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड सर्विस क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी दिया गया है, तो इसको इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, तो कस्टमर रिक्वायरमेंट की बात करें, सर्विस क्वालिटी इज व्हाट, कस्टमर क्वालिटी का मतलब क्या है, व्हाट एक्सेप्ट फ्रॉम बैंक एंड हैज डिफरेंट डायमेंशन। ग्राहक जो कस्टमर है बैंक का, वो बैंक से क्या उम्मीदें रखता है, उसी को कस्टमर रिक्वायरमेंट कहा जाता है अबाउट द सर्विस क्वालिटी। क्योंकि अगर मैं किसी बैंक का ग्राहक हूं तो बैंक से अगर मुझे कोई प्रोडक्ट परचेस करना है या कोई सर्विस अवेल कर रहा हूं तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन होगी अपने बैंक से, और उसी एक्सपेक्टेशन के लिए कस्टमर रिक्वायरमेंट अबाउट सर्विस क्वालिटी की बात की जाती है। सबसे पहले आता है टेंजिबलनेस, है ना, टेंजिबल्स, टेंजिबल्स का मतलब होता है जिसको आप छू के महसूस कर सके। अगर जैसे दो प्रकार के बैंक हों, एक बैंक नियो बैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है और एक ब्रांच बैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका विश्वास किस पे ज्यादा होगा, जिस, अब ये होता है इंटरनेट पे पूरी बैंकिंग, इंटरनेट पे, और ये आपको फिजिकल फॉर्म में मिलेगी, तो आप किस पे ज्यादा विश्वास करोगे, जहां पे आपको बैंक की ब्रांच दिखेगी। आप हमेशा चाहोगे कि मैं फिजिकल स्टाफ से बात करूं, है ना, फिजिकली मैं जाकर उनसे मिलूं, उनसे बात करूं, इंटरेक्ट हूं, प्रोडक्ट के बारे में समझूं, तो टेंजिबल्स, है ना।
अपीयरेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन मटेरियल्स। ठीक है दोस्तों। फिर होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब आपका विश्वास, ग्राहक का बैंक पे विश्वास। और ये कब पैदा होता है? जब बैंक ने जो भी प्रॉमिस अगर किया है और उसे समय पे अगर बैंक ने पूरा कर दिया, देन कस्टमर का विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा, और जो विश्वास बढ़ेगा तो लॉयल्टी बढ़ जाएगी, और लॉयल्टी बढ़ने से क्रॉस सेलिंग करने में आसानी होगी। सो एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस सर्विस डिपेंडेबली एंड एक्यूरेटली। फिर आता है रिस्पॉन्सिवनेस। अब पता चला ग्राहक बैंक में आ गया और बैंक के जो एम्प्लॉई है वो ग्राहक के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो ग्राहक देखो अगर मजबूर होगा तो रुकेगा, अगर वो सक्षम होगा तो वो दूसरे बैंक को ढूंढेगा। सो इसलिए रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है ग्राहक बैंक में एंट्री करे तुरंत, मे आई हेल्प यू सर, है ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, यानी बिलिंगनेस टू हेल्प द कस्टमर। आपके अंदर से इच्छा, इफ यू आर अ बैंक एम्प्लॉय, देन आपके अंदर से इच्छा आनी चाहिए कि आप ग्राहक की क्या करें, मदद। सो विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस, रिस्पॉन्सिवनेस। फिर आता है अश्योरेंस। अब देखो अश्योरेंस में तीन चीजें, कंपिटेंस माने क्षमता, यानी जो भी एम्प्लॉय बैंक में बैठा है उसके पास स्किल्ड होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए कि वो सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बता पाए। सो प्रोफेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज टू परफॉर्म सर्विस। कस्टी, शिष्टाचार, पोलाइटनेस, है ना, आप रिस्पेक्टफुली बात करें, कंसिडरेशन एंड फ्रेंडलीनेस ऑफ द कॉन्टेक्ट पर्सनल, क्रेडिटिबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस अबाउट द सर्विस प्रोवाइडर। सो अब देखो क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से सर्विस क्वालिटी का पार्ट क्या है कस्टमर रिक्वायरमेंट का, तो टेंजिबल्स है, रिलायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिवनेस है, अश्योरेंस है। अगर वो कंपिटेंस ऑप्शन में दे दे, कस्टी दे दे, क्रेडिटिबिलिटी, तो आप क्रॉस कर दीजिएगा क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ अश्योरेंस। फिर आता है एम्पैथी। एम्पैथी में एक्सेस, अप्रोचेबिलिटी एंड ईज ऑफ कॉन्टेक्ट, आपसे जो भी ग्राहक आए वो आसानी से मिलके बात कर पाए। कम्युनिकेशन, कीपिंग कस्टमर इन्फॉर्म इन लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड। पता चला जैसे रीजनल लैंग्वेज है और उसे नहीं आती है रीजनल लैंग्वेज, तो वो क्या करेगा, है ना। तो इसलिए बैंक के स्टाफ में ऐसे लोग होने चाहिए जो कस्टमर को उनकी लैंग्वेज में समझा पाए कि हाँ सर आप टेंशन लीजिए हम आपकी सेवा में हैं। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, कस्टमर को समझें। वैल्यू कस्टमर, कस्टमर को वैल्यू दें। हिज बिजनेस एंड टाइम, प्रोवाइड सॉल्यूशन नॉट एक्सक्यूज, अंडरस्टैंड कस्टमर क्वेरीज एंड कंसर्न। तो ये आपकी सर्विस क्वालिटी है अबाउट द कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब अगर हम लेट्स सम अप की बात करें तो कस्टमर सेगमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ा, 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मास मार्केट, फिर मास अफ्लुएंट आपने पढ़ा, सुपर अफ्लुएंट आपने पढ़ा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आपने पढ़ा, सुपर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पढ़ा, और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पढ़ा। कस्टमर आर डिफरेंट एंड देयर नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड आपने पढ़ी, सेफ्टी नीड पढ़ी, सोशल नीड पढ़ी, स्टीम नीड पढ़ी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पढ़ी। ऑल दीज आर द मैस्लो, इब्राहिम मैस्लोस नीड पिरामिड और नीड हायरार्की। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आपने क्या पढ़ा, सर्विस क्वालिटीज ऑफ द बैंक, टेंजिबिलिटी इन सर्विसेज जहां पे फिजिकल अपीयरेंस की बात होती है, रिलायबिलिटी जहां पे जो भी आपने प्रॉमिस किया उसको समय पे आप निभाएं, रिस्पॉन्सिवनेस, बिलिंग टू हेल्प एंड एक्सटेंड प्रॉम्प्ट सर्विस, अश्योरेंस में कंपिटेंस यानी क्षमता होनी चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए एम्प्लॉय, है ना, नॉलेजेबल होने चाहिए, कस्टी पोलाइट होना चाहिए, क्रेडिटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी, empathy, understand the service expectation from the customer point of view, value customer, his business and time, provide solution not excuse, understand customer queries and concern। सो ये थी आज की हमारी यूनिट नंबर 5। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस पढ़ना है, समझना है, जो इंपॉर्टेंट लगे उसके नोट्स बनाना है। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल JAIB CIB प्रेप, और यहाँ पर आपको मिलेगा कंप्लीट JAIB सोल्यूशन। सो सेशन अच्छा लगे तो शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। थैंक यू वेरी मच।